चलता ही रहता है। अंतिम बिंब बहुत सार्थक है इसका। अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं, बीच बीच में उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है। अभी तक कुछ बोली है क्या अंबिका? कुछ बोली है क्या? ये तो कहा था ना कि शुरू में बोली है ना कि वहां तल्प पर रखे हैं सूखे वस्त्र। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्र में मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं। कौन 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 कह रही है? मल्लिका उस प्राकृतिक परिवेश का चित्रण कर रही है। मैं चाहती थी कि उसे मैं भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है मां, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओहो, शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श, और अब जब गर्माहट मिली है तो कितना अद्भुत लग रहा है ना। बहुत ही भावुक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं जिनको प्रकृति से कितना अनुराग होता है ना। अब हमारा कई बार मन करता है कि अल्मोड़ा कहीं उत्तराखंड पर कोई एक फ्लैट हो, बादलों में मस्त देखें और नीचे दुनिया को देखें, आनंद लें, पक्षियों की आवाज सुने। और मैं कर भी लेता प्लान, एक 1 BHK का फ्लैट है, एक बढ़िया सी रेट में आ भी रहा था। फिर किसी ने कहा भाई बादल फटते हैं वहां यार, क्या पता तेरे आसपास ही फट जाए और तेरा फ्लैट व्लैट सब बह जाए, तू बह जाए, तो तुरंत कैंसिल कर दिया। शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श, तुम भाषा देखो, गुनगुनाने लगती है। आज तो ये गीत गाएगी, और गीत भी ऐसा तुम तो पढ़ के भी नहीं सुना सकते हो, ऐसा तो उसने गीत गाया। अरे भाई लोगों, कॉलेज लेक्चरर की प्रेमिका कम से कम स्कूल लेक्चरर तो होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए? ये कालिदास संस्कृत के महाकवि है, उसकी प्रेमिका भी तो संस्कृत जानती है ना। फिर संस्कृत का महत्व, साहित्य से असीम अनुराग है, वही तो कालिदास के प्रति उसको खींच लेता है, नहीं और क्या। कुवलय दल नीले उन्नता स्तोत्र नम्र है, गीले गीले वस्त्र कहां डाल दूं मां, यही रहने दूं। देखो हम गुनगुनाते हैं, हम कब गुनगुनाते हैं? या तो हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या कि वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, या तो हम बहुत दुखी होते हैं। लेकिन होते आवेश में अवस्था में तो हमारे मुंह से अपने आप गीत निकल जाते हैं। और ये तो मल्लिका का वो समय है जो उसको उसका प्रेमी गिरिवन प्रांतर में इतने अच्छे मौसम के साथ, अभी आगे सिद्ध हो जाएगा, अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है ना। ऐसे करके नहीं, फिर आगे चलो, आप तो ये संस्कृत को छोड़ो, बाहर आ जाती है, संस्कृत में गीत गाती है ना, छंद पढ़ती है सुंदर सुंदर, और बाहर आ जाती है, मां आज के वे क्षण में कभी नहीं भूल सकती, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, रेखांकित कर लो भाई लोगों, नहीं तुमको लगेगा विलोम कह रहा है क्या मल्लिका को देखकर। कोई पूछे कि मैं कैसे लगी हूं, मेरा घर कैसा लगा है, जैसे रात इंदौरी से पूछा उसकी तलाकशुदा पत्नी ने कि बहुत दिनों के बाद मिले हो अंजुम, यह तो बता दो कि मैं कैसी लगी हूं, मेरा घर कैसा लगा है। कोई पूछे कि तुम्हें मैं कैसी लगी हूं, तो बोलो तुरंत, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा, है ना। क्या वाक्य है। अच्छा, ये पंक्ति कैसे परिचय में आ सकती है? जब पुरस्कार कहानी की ये पंक्ति आ सकती है, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। आया कि नहीं आया? आया ना सेकंड ग्रेड में, याद है कि नहीं है? फिर तो ये तो पूछ लेंगे कि सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। कौन कह रहा है? किसको कह रही है? अंबिका इसको भाव ही नहीं दे रही है, वो तो अपने धान फटकने में लग रही है। तो करती रहे बकवास, धान ना फटकूंगी, गेहूं ना पीसेगा तो शाम को तेरे को रोटी नहीं मिलेगी खाने को, तेरा सौंदर्य का पूरा मामला खत्म, 3 दिन भूखा रह लो, काय का सौंदर्य, झुर्रियां पड़ जाएंगी चेहरे पे। बताओ सही नहीं कह रहा क्या? जैसे वह सौंदर्य स्पर्श होते हुए भी मासल हो, इसको यहां तक लाओ तुम खींच कर गए। हाँ, मासल सुंदरता के लिए है, और जिसमें मांस ही नहीं होगा उसमें क्या सुंदरता खोजोगे तुम? कोई हड्डियों का ढांचा होगा, हड्डियों के ढांचे। अब ज्यादा मांसल भी ना हो,
पर मासलता से मतलब सौंदर्यता से है, उसको ऐसे मत समझ लेना तुम लोग, है ना। ये है, ना बहुत अधिक हो ना बहुत कम हो। अरे मल्लिका की सुनो तो सही, तुम कैसी कैसी बात कर रही है। अब मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। बहुत ही भावुक है और कविता की बहुत गहरी समझ है इसमें, जो भावना को कविता का रूप देता है। मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तनमन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो। माँ तो बेचारी चुप है, ये कह रही है, अंबिका देख रही हो मैं काम कर रही हूं, तेरी तरह बकवास नहीं कर रही हूं। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती रहती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। आज अंबिका ज्यादा खामोश है। अंबिका के पास आ बैठती है, अंबिका चुपचाप धान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है, छाजड़ा, कि अब मुझसे बात करेगी। अंबिका बहुत ही सहज महिला है, गंभीर किस्म की है, गांव की माई टाइप से होती। निपुती कलम हुई, मार जूता, खा गई थी तू निपुती, तू ले डूबेगी, कुल बोरनी वंश नष्ट करा कारणी, है ना, ऐसे बोल देती। अंबिका सब कुछ जानती हुई भी अपनी बेटी को कितने अच्छे से हैंडल करती है, ये तुम देखो। मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी, मुझसे बात करो। और एक चीज और है, किसी को इग्नोर करना हो तो सबसे बड़ा तरीका है उससे बात मत करो, उसकी बात को ध्यान मत दो, सामने वाला परेशान। यहां तक कि कोई पुरुष किसी स्त्री को यदि गलत तरीके से बोलता है और वो स्त्री उस पर ध्यान नहीं देती है, तो पुरुष खींच जाएगा, है मतलब मैं इतना चिल्ला रहा हूं, गाली वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पर, मतलब मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो किसी को इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी बात को सुना अनसुना कर दो। अंबिका, क्या बात करूं, कुछ भी कहो, मुझे डांटो कि भीग कर क्यों आई हूं, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं, या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अरे बच्चे लोगों, फटक क्या रही है वो, चना गेहूं धान सरसों। धान का क्या होता है, धान चावल, तो ध्यान देना चावल फटके जा रहे हैं। चावल खाने की परंपरा ज्यादा होती है अपने राजस्थान में, थोड़ी कम है चावल खाने की परंपरा। अपने तो चावल का मतलब तो चावल के ऊपर तो घी बूरा डालो, मीठो करके खाए ना। या कहो कि तुम घर में अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था। अंबिका, मुझे सब अच्छा लगता है, छाछ उससे ले लेती है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ, तुम्हारे यहां रहते मैं अकेली नहीं होती हूँ। अब की बार बोलिए शानदार, कि तुम जब घर में भी रहती हो तो क्या तुम मेरे साथ रहती हो, अपनी भावनाओं में खोई रहती हो। दुकेली अकेली, दुकेली अकेली, दो हो जाए तो दुकेली। तो बताओ, तुम जब यहां रहती हो तब भी क्या मैं दुकेली होती हूं, मतलब तुम जब यहां रहती हो तब भी क्या तुम मेरे साथ रहती हो, है ना। ये सब बोली, अब की बार तो उसको भी गुस्सा आया है। मल्लिका, मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। फिर छाछ उसके हाथ से ले लेती है और कुंभों के पास रखाती है, जा दे देना कालिदास को, तू फटक ले चल, या खुद फटक, माई को काम और नहीं करने दे रही। मेरे घर में रहते भी तुम अकेली होती हो, कभी तो मेरी भर्सना करती हो, बुराई भर्सना बुराई करती हो, कि मैं घर में रहकर तुम्हारे सब कामों में बाधा डालती हूं, और कभी कहती हो क्या कि घर में रहकर मैं दुकेली कब हूं। पीठ के पीछे से उसके गले में बाहें डाल देती है। मुझे बताओ तुम इतनी गंभीर क्यों हो। दूध ओटा दिया है, ओटा तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव देशज सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको यहां मिल जाएगा। दूध ओटा दिया है मतलब गरम कर दिया है, सरकरा मिला लो, अब सरकरा तत्सम शब्द हो गया। सरकरा माने शक्कर मिला लो, ध्यान देना, बहुत इंटेलिजेंट मैया है। चीनी नुकसान करती है, शक्कर फायदा करता है।
घर की रसोई घर में से तो चीनी गायब कर दो, और गुड़ और शक्कर से नीचे नहीं। या तो गुड़ या शक्कर की चाय बनाया कर हरि सिंह, कैसी आए? शक्कर की चाय कैसे बनती है? चीनी तो यार नुकसान करती है। देखो शर्करा, अभी अभी आया है ना दूध में शर्करा। चाय पीते रहो, पढ़ते रहो, आज कोई ब्रेक जैसी चीज नहीं होगी। वैसे तो तुम इंटेलिजेंट हो। कई बच्चे तो आप दिख ही नहीं रहे, कह रहे आज तो रचना पढ़ाएंगे, कल संडे है, मजे हो गए। जैसे ये रचना में से तो कोई सवाल ही नहीं आना है। दूध औटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं, तुम पहले बताओ। और जाकर थोड़ी देर तल्प पर विश्राम कर लो, मुझे अभी अभी और काम करना है। नहीं मां, मुझे विश्राम नहीं करना है, थकी कहां हूं जो विश्राम करूं। मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों के पुलक का अनुभव हो रहा है, रोम अभी तक सीज रहे हैं। तुम बताते क्यों नहीं हो? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अंबिका कुछ न कहकर आंचल से आंखें पहुंचती है और उसे पीछे से हटाकर पास की चौकी पर बैठा देती है। अंबिका की आंखों में आंसू आ गए। मल्लिका क्षण भर चुपचाप उसकी ओर देखती रहती है। क्या हुआ है माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। और देखना ये जो है ना, ये है क्या? रंग निर्देश। जो ऐसे आता है ना, अब ये माँ बेटी बात कर रही हैं तो घोड़ों की टापों की आवाज तुगड़िक 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 ऐसी आवाज आ रही है। इसका मतलब कोई आया है। अच्छा, अंबिका जानती है कि ये घोड़े शहर से आते हैं, राजा सैनिकों के होते हैं। ये जब भी आते हैं तब कोई ना कोई अशुभ होता है। ये शहर के लोग जब भी गांव आते हैं तो कुछ न कुछ उत्पात गांव में होता है। तो देखना कुछ कोलाहल, दूर कुछ कोलाहल और घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई देता है। अंबिका उठकर झरोके के पास चली जाती है। मल्लिका क्षण भर बैठी रहती है, फिर वह भी जाकर झरोके से देखने लगती है। टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता है, यानी कोई आया इधर से गुजर करके चला गया। ये लोग कौन है माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहां दिखाई देती हैं, और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। ध्यान देना, ये बात कौन कह रहा है? अंबिका कह रही है। नहीं, मल्लिका कहां कह रही है, अंबिका कह रही है। लंबी सांस लेती है। तो कभी जब ये टापों की आवाज आती है तो या तो युद्ध होता है या कोई महामारी की सूचना आती है। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई, तब भी मैंने आकृतियां यहां देखी थी। याद करो, टापू की आवाज जब आती है तो अंबिका कहती है कि ये अशुभ है। और पिछली बार जब टापू की आवाज आई थी तो तेरे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने ऐसी आकृतियां देखी थी। ये ध्यान देना, महामारी आई थी। जब पहले ये आवाज आई थी तो क्या आई थी, और वो महामारी इसके पति को ले गई। ये संदर्भ काम आएगा अभी आगे भी, क्योंकि घोड़ों के टापों की आवाज अभी और भी आनी शेष है। मल्लिका सिर से पैर तक सिहर जाती है, यानी कांप जाती है। परंतु आज ये लोग यहां किस लिए आए हैं, न जाने किस लिए आए हैं। अभी पता नहीं है मल्लिका को कि तेरे कृष्ण को ले जाने के लिए अक्रूर आ गया है ना। अंबिका फिर छाछ उठाने लगती है, परंतु मल्लिका उसे बाहों से पकड़कर रोक लेती है। मां, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका पल भर उसे स्थिर दृष्टि से देखती रहती है, उसकी आंखें झुक जाती है। अग्निमित्र आज लौट आया है। अब ध्यान देना, एक पात्र का नाम आया अग्निमित्र, जबकि इंडेक्स में अग्निमित्र का कहीं कोई नाम आया नहीं आया। तो देखना ये है कि क्या अग्निमित्र रंगमंच पर उपस्थित है क्या, क्योंकि जिन पात्रों के नाम आए हैं वही पात्र सब रंगमंच पर उपस्थित है। अग्निमित्र केवल सूचना देने वाला एक पात्र है, और अभी क्या सूचना देगा आप ये देखना। अग्निमित्र को रेखांकित कर लो। अग्निमित्र आज लौट आया है। छाछ उठाकर अपने स्थान पर चली जाती है।
मल्लिका वहीं खड़ी रहती है। अब मल्लिका अपने स्थान पर खड़ी रह गई कि अब गंभीर बात शुरू होने वाली है। लौट आया है कहां से? जहां मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। वह बढ़कर अंबिका के पास आ जाती है। किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। रिश्ता नाता लेकर भेजा होगा कि छोरी जवान हो रही है, भाई को रिश्ता विश्ता खोज दे। क्रम से स्वर में और उत्तेजना आ जाती है। तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूं। इसका मतलब शादी से कनेक्ट है अग्निमित्र। अब अग्निमित्र कौन है देखो। अंबिका धान को मुट्ठी में ले लेकर जैसे मसलती हुई छाछ में गिराने लगती है। पूछ लेंगे आपसे कि अंबिका ने मल्लिका के विवाह के लिए संदेश देकर किसको भेजा था? अग्निमित्र को। याद रहेगा, जबकि अग्निमित्र रंगमंच पर उपस्थित नहीं हुआ है। मैं देख रही हूं तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। अरे गांव में खबर फैल जाती है, फला को छोरो फला के छोरी के साथ चक्कर चला रहा है, फला को छोरो सही ना है, ना फला की छोरी सही ना है। कुछ तो अफवाह फैला देते हैं, ऐसे बदनाम कर देते हैं पढ़ने लिखने वालों को। है गांव में तो मान्यता ही है, जो पढ़ गए हो समझो बिगड़ गए हो। अग्निमित्र का संदर्भ याद रखना है आपको। कहते हैं, क्या कहते हैं? अब वही अफवाहों की बात चलेगी। देखो मल्लिका क्या कहते हैं, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका में स्त्री विमर्श भी है, देख लो। मल्लिका कहते कोई मेरे बारे में कौन क्या, है ना, किसी को अधिकार नहीं है बात कहने का। अच्छा, 1958 में स्त्री यदि ऐसा बोलती है तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। आज तो 2025 है। आज तो स्त्री कह देती है कि मेरे बारे में उसको सोचने का कहने का अधिकार क्या है? मेरा जीवन मैं चाहे जैसे जीऊं। बात भी सही है, पर 1958 में यदि स्त्री ये बात कह रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। अपने अधिकारों को पहचानती है। क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। किसका कथन है? खुद मल्लिका का। कभी सोचो यार, मल्लिका तो नाम ही आ गया तो ये अंबिका ने किसी और ने कहा होगा। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? और ये बात बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कब कही है? जब अग्निमित्र की कोई सूचना आई है कि जहां वो रिश्ता लेकर के गया है, उनके लोगों ने बताया कि अरे भाई उसका तो मामला कुछ कालिदास के साथ चल रहा है, तो हमें ये संबंध स्वीकार्य नहीं है। और उनको संबंध स्वीकार्य भी होता तो कौन सी मल्लिका शादी कर लेगी? नहीं, नहीं करती ना। आगे पढ़ो। मैं कब कहती हूं मुझे अधिकार है? ओह, ये तो अपने ऊपर ले गई भाई। मम्मी को तो अधिकार है डांटने का, पीटने का, मारने का। और लोगों का, अग्निमित्र का या उन लोगों का जहां से संबंध लेकर गया है वो। मैं कब कहती हूं मुझे अधिकार है? मल्लिका सिर झटक कर अपनी उत्तेजना को दबाने का प्रयत्न करती है। मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही, तुम ना कहो मैं कह रही हूं। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरी बात तो तुम मानती भी कहां हो। देखो भाई, एक बात तो है बच्चे लोगों, माता पिता इतने प्रेम से बच्चों को पालते हैं तो माता पिता ही जानता है कितने कष्टों को खुद झेल करके अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए वो क्या नहीं करता है। और यही बच्चे जब बड़े होकर के अपना निर्णय करने लगे हम तो स्वच्छंद विहार करेंगे, फिर माता तो कह रही है तुम शादी कर लो ना। अरे तुम जिससे, भाई देखो, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसकी पुत्री का कोई ऐसे ही मिसयूज ना करे। गलत बात हो रही है? प्रेम करो तो शादी करो, इसमें क्या गलत है? क्यों भाई, सही है ना? हाँ, चिंता होना स्वाभाविक है, हंस रहे हो तो ऐसा क्यों नहीं कहती हो? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है? समझने का, भाई मैं कालिदास से प्रेम करती हूं, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी।
अंबिका उसका हाथ कंधे से हटा देती है। ये सब आप रंगमंच पर होते हुए देखोगे, जो जो लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं रंगमंच को फॉलो करना। अंबिका, मैं जानती हूं तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है। क्या तुम पर ही तुम्हारा अधिकार नहीं है? तुम औरों की बात तो छोड़ो, किंतु करे अपने ही वश में नहीं हूं मैं। सुना है गाना, अपने ही वश में नहीं हूं मैं। किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता है। मल्लिका बाहें घुटनों पर रखकर उस पर अपना सिर टिका लेती है। मल्लिका, मैं जानती हूं मां, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूं, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। आ गया हिंदी साहित्य का फेवरेट डायलॉग, आ गया। क्या कहती है मल्लिका? मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है, मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूं, जो पवित्र है, कोमल है, अनस्वर है। छप गया, लिख लो, छप गया। और छपा सेकंड ग्रेड में है, कभी तुम फर्स्ट में समझ जाओ। ये पंक्ति आएगी और तुम देखना, बस बाहर मत कहना किसी से, परीक्षा में आ गई ना तो पेपर लीक का केस चल जाएगा मेरे पे। अंबिका के चेहरे पर रेखाएं खिंच जाती हैं। अंबिका, और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है ना, घृणा है मुझे ऐसी भावना से, पवित्र, कोमल, अनस्वर है। ऐसे ही करेंगे पाठ की रीडिंग, और रंगमंच पर जब बात करेंगे ना तो इसी हाव भाव से रंगमंच पर प्ले किया जाएगा। मां, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। हालांकि समझ तो जाओगे तुम कि ये माता और पुत्री का संवाद चल रहा है। फिर उसी की बात को गुनगुनाती है, भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूं, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह से पूरी होती है? भावना में भावना का वर्ण किया है? अब इसी सवाल को यदि और गहरा बना दिया जाए तो परिंदे कहानी में सेकंड ग्रेड में कई साल पहले सवाल आया कि लतिका, अब की बार छुट्टियों में घर नहीं जाओगी? ये बात लतिका से किस किस पात्र ने कहा? डॉक्टर मुखर्जी ने भी कहा, वो जो नौकर करीमुद्दीन था उसने भी कहा। तो ध्यान देना है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर बताइए कि किन दो पात्रों से मुख्य अभिव्यक्ति में ये शब्द निकला है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मुख्य कथन तो मल्लिका का है, लेकिन उसकी मां ने आक्रोश से उसको रिपीट करते हुए धिक्कारा है। तो उसकी मां युग्म पूछ लेंगे कि मल्लिका और कालिदास, मल्लिका और अंबिका, मल्लिका और निक्षेप, मल्लिका और प्रियंगो मंजरी। तो मल्लिका, अंबिका, क्योंकि अंबिका तो उसकी बात को काटने के लिए उसको रिपीट कर रही है, और मूल कथन किसका है? मल्लिका का। पर पूछ ले किन दो पात्रों के मुंह से ये बात कहलवाई गई है? तो मल्लिका और अंबिका। अब तुमने और सीख ली एक नई बात और। पापा कहेंगे शादी करनी बेटी तुम्हारी, पापा मैंने भावना में भावना का वर्ण कर लिया। ऐसे नहीं बोलने का, पापा समझेंगे नहीं ये क्या है? मल्लिका, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं, मां उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अच्छा, जीवन की स्थूल आवश्यकताएं क्या है? स्थूल, मोटी और जो दिखाई दे, रोटी, कपड़ा, मकान। और इसके लिए सूक्ष्म क्या है? भावना, कोमलता, प्रेम, ये सब इसके लिए सूक्ष्म है, जबकि इससे चलती है जिंदगी। अरे लड़की, लास्ट में हम दिखा देंगे तुमको मल्लिका की हालत क्या है। रोटी मत दो खाने को, क्या कर लेगा प्रेम? और कितना एक दूसरे के सामने बैठे रहो, ही भूख लगेगी, खाने पकाने के लिए कुछ नहीं है, ही बन जाएगी फी। रोटी, कपड़ा, मकान पहली शर्त है। हाँ, जब तो कहते हैं पहले घर बनाओ फिर घरवाली लाओ। जब रिश्ता खोजते थे छोरा घर है कि नहीं, क्या पूछते हैं?
फिर टेंटों में बैठ के कब तक जिंदगी निकल जाएगी? बताओ, स्थूल आवश्यकताओं की आवश्यकता है कि नहीं है? लेकिन जीवन की स्थूल आवश्यकताओं पर बल देना। अब देखो, सुनो, अब कैसे सवाल बना सकते हैं। अब आप पढ़ करके जान रहे हो कि मल्लिका के चरित्र की विशेषताएं निकल के आ रही हैं। अजय कि मल्लिका के चरित्र की कौन सी विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती, और उसमें आ जाए कि जीवन की स्थूल आवश्यकताओं पर बल देने वाली, तो वो तो नहीं है, उसका तो विरोध कर रही है कि जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं है। लो बताओ, यहीं से वाक्य बना के चरित्र की विशेषताएं बन जाएंगी। मां, उनके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। अंबिका फिर धान फटकने लगती है। पूरा फोकस अंबिका का धान फटकने पर है कि कुछ फटकेंगे तो शाम को कुछ पकेगा। ये तो बावड़ी छोरी है मेरी, कालिदास ने बहका ली है अंबिका है, चलेगा झाड़। खैर, नहीं नहीं, असल में क्या है ना कि ये भी तो विदुषी है मल्लिका, और ये जानती है कि कालिदास क्या है, नहीं समझे हो? फिर अब मैं मान ले ऐसी किसी जगह चला जाऊं तो मेरे को सब यही तो कहेंगे, पेट लो कोना को। लेकिन अब तुम तो मेरे महत्व को जान रहे हो ना कि यार क्रांतिकारी है ना? तो ऐसे ही है, तो मल्लिका तो जानती है ना कि उसके लिए कालिदास क्या है। बस वही बात है। होगा, मैं नहीं जानती। अंबिका क्या कहती है? होगा, मैं नहीं जानती। मल्लिका कुछ क्षण अंबिका की ओर देखती रहती है। मल्लिका, सच तो यह है मां कि ग्राम के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। उन्हें सुनो, है कोई वैसे ही अनुहारी। सेकेंड ग्रेड में आया, गोपिया कहती है अरे सखी जरा आना, है कोई वैसे ही अनुहारी, वैसे ही पूछ लिया, वैसे ही किसके लिए आ रहा है? कृष्ण जी के लिए। कि जैसे अपना कृष्ण जी दिखता है ना, वैसे ही ये जो आ रहा है तो उद्धव है, लेकिन वैसे ही पुण्य भेज सकी हो, वैसे ही वहां पसारी, वैसे ही कृष्ण जी के लिए आता है। भ्रमर गीत में आता रहता है तुम्हारा ये सवाल। उन्हें, उसको नहीं कहा, उन्हें पूरा इज्जत दिया है, मान सम्मान दिया है प्रेमी को। कालिदास के लिए है ये, कालिदास के लिए, ध्यान रखना। कालिदास, तो कालिदास की प्रेमिका का नाम भी मल्लिका, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका का नाम भी मल्लिका चंद्रिका। एक ही नाम है, मल्लिका चंद्रिका तो सरनेम है। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूं। सही बात है। गांव के लोग तो कालिदास को पागल कह देंगे, कवि को जमाना पागल ही कहता है कि पागल है, बड़बड़ाता रहता है। अरे वो ऋतु संहार लिख रहा है भाई। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मैं उससे घृणा करती हूं। कालिदास से घृणा करती है, करेगी। इसके चक्कर में उसकी बेटी की अफवाहें उड़ रही हैं। घृणा क्या, चाय के बहाने बुला के जहर घोल के पिला दे ससुरे को। ले मेरा होने वाला घर जमाई, पी जा। और ना पिए तो मल्लिका ने बनाई है, पी जा, फिर पी जाएगा। विवशता की रेखाएं एक साथ खिंच जाती है। मल्लिका के चेहरे पर व्यथा, आवेश और विवशता। तो उसके प्रेमी के लिए कहा ना उसकी मां ने, घृणा करती हूं। अब प्रेम तो मां को भी अद्भुत करती है, और प्रेम तो कालिदास को भी अद्भुत करती है। देखो कितने भावुक लाए, व्यथा, दुख, आवेश की मां ने ऐसा क्यों कहा, और विवश है, वो कुछ ना कर पा रही वह भी। मल्लिका मां अब की बार गंभीरता से इतनी बोली है, मां अंबिका, अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, परंतु मुझे है, उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। भाई मल्लिका ने तो ये कहा है ना कि अन्य लोगों की तरह तुम भी उनसे घृणा करती हो। वो कहते अन्य लोगों से तो क्या लेने देना, लेकिन मैं तो करूंगी, मेरे पास तो कारण है कि मेरा घर को नष्ट कर रहा है। नहीं तो गया था अग्निमित्र रिश्ते को लेकर के, रिश्ता ना हो जाता। रिश्ता लेकर कौन गया? अग्निमित्र। तो अग्निमित्र भी कोई गांव का ही आदमी होगा। ड्योढ़ी की ओर से कालिदास के शब्द सुनाई देने लगते हैं। अंबिका के माथे की रेखाएं गहरी हो जाती हैं। वह छाछ लिए उठ खड़ी होती है, क्षण भर ड्योढ़ी की ओर देखती रहती है, फिर अंदर को चल देती है ना? मल्लिका, ठहरो मां, तुम चल क्यों दी? मां का जीवन भावना नहीं, कर्म है,
और माँ को बहुत सारे कर्म अभी करने हैं। कितना अच्छा है, देखो ये भावना नहीं कर्म है। एक कर्म को पहचानती है, एक भावना पर बल देती है। उसे घर में बहुत कुछ करना है, चली जाती है। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। रंगमंच पर प्रवेश होता है जब कालिदास का, तो कालिदास क्या करता हुआ आपको दिखता है? ऋतु संहार की रचना, बारिश में नहाते हुए, या अंबिका से प्रेमालाप करते यारो, सास बहू को कहां जोड़ दिया। सास मल्लिका से प्रेमालाप करते हुए, या एक घायल हरिण शावक को गोद में लिए हुए। घायल हरिण शावक को गोद में लिए हुए, असल में हरिण शावक हरिण का पुत्र है, कोमल मास है उसका। ये जो राजपुरुष आया है दंतुल, उसने तीर चलाया है, उसके मांस को खा के पकाएगा और उसके बाण लगाए, वो घायल हो गया है और वह पास ही बैठे कालिदास की गोद में आके बैठ जाता है और कालिदास उस घायल को अपने मल्लिका के घर लेके आ जाता है, उसको सहलाता हुआ, क्योंकि कालिदास कोमलता का धनी है और वह हिंसा का विरोधी है। तो वो इसको, अब ये सवाल की भाषा बहुत अच्छी होगी कि रंगमंच पर पहली बार जो कालिदास का प्रवेश होता है तो वह एक घायल हरिण शावक को अपनी बाहों में लाता है और उसके शरीर से खून टपक रहा है। कालिदास, हम जिएंगे हरिण शावक। कालिदास तो अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है, वो हरिण शावक से बात करता है और क्या कहता है, अरे हमको मरना